हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे घटनाचक्र पूर्वावलोकन हिस्ट्री 2023 सेक्शन को, जिसमें आज का हमारा जो है चैप्टर है वो रहेगा गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते हैं गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग टॉपिक को। गुप्त वंश ने लगभग जो है 275 से लेकर 550 ईस्वी तक शासन किया था। कब तक किया था? गुप्त वंश का शासनकाल जो रहा था तो ये 275 से लेकर 550 ईस्वी तक रहा था। इस वंश की स्थापना 275 ईस्वी में महाराज श्रीगुप्त के द्वारा की गई थी। गुप्त वंश की स्थापना किसके द्वारा? तो ये महाराज श्रीगुप्त के द्वारा की गई थी। किंतु गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जो था तो वो चंद्रगुप्त प्रथम था। इसका शक्तिशाली शासक जो था तो वो चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने 319 से 335 ईस्वी तक शासन किया था। और इसने जो है अपनी महत्ता सूचित करने के लिए पूर्वजों के विपरीत जो है महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने ये महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। गुप्त संवत का प्रवर्तक चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त संवत जो है तो इसका प्रवर्तक चंद्रगुप्त प्रथम था और इसकी जो प्रारंभ की ये तिथि है तो ये 319 ईस्वी मानी जाती है। 319 ईस्वी है। आगे बात करेंगे। इतिहासकार थे विसेंट स्मिथ ने अपनी एक इनकी रचना थी द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी थी। उसे क्या मतलब उसकी जो है ये वीरता पर मुग्ध हो गए थे और उसे भारतीय नेपोलियन कहा था समुद्रगुप्त को। इलाहाबाद प्रयाग जो कि मतलब अब प्रयागराज कहा जाने लगा। प्रयागराज का अशोक स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त ये 335 से लेकर 375 ईस्वी के शासन के बारे में सूचना देता है। और इस स्तंभ पर जो है तो समुद्रगुप्त के संधि विग्राहिक हाइशियन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक जो है वर्णन प्रस्तुत किया है, जिसे क्या प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। ये मतलब प्रयाग प्रशस्ति इसकी रचना है तो ये हर्षण की है। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख किया गया है। इसमें जो है ये समुद्रगुप्त है, इसकी विजयों का उल्लेख किया गया है। और इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की कुछ प्रशासनिक पदाधिकारियों के नाम भी मिलते हैं, जैसे कि संधि विग्राहिक, खाद्य जो है खाद्य टप जो है टपाकिक, कुमारामात्य तथा महादंड नायक जो है इनके ये नाम मिलते हैं। अशोक निर्मित यह स्तंभ जो है तो मूलतः कौशाम्बी में स्थित है, जिसे अकबर ने इलाहाबाद मतलब जो वर्तमान में नाम अब इसका इलाहाबाद का क्या प्रयागराज कर दिया गया है। इस स्तंभ पर जहांगीर की आदेश है तथा बीरबल का भी इसमें उल्लेख मिलता है। आगे बात करेंगे। यहाँ पर गुप्त शासक जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें की जो है विक्रमादित्य भी कहा जाता है, तो 375 से लेकर 415 ईस्वी का एक अन्य नाम क्या है इनका? देवगुप्त भी मिलता है। विक्रमादित्य मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम जो है तो ये विक्रमादित्य नाम भी इनका है और देवगुप्त भी नाम इनका एक अन्य नाम मिलता है। इसका प्रमाण जो है तो ये सांची एवं वाकाटक अभिलेखों से मिलता है। उसके अन्य नाम जो है मतलब देवराज और देवश्री भी मिलते हैं। और महरौली जो है तो महरौली लेख के अनुसार चंद्र मतलब ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णुपद पर्वत पर विष्णुध्वज की स्थापना करवाई थी। दिल्ली में महरौली नामक स्थान से महरौली लौह स्तंभ का जो ये मतलब महरौली नामक स्थान से दिल्ली में महरौली है ये, तो महरौली नामक स्थान से ये लौह स्तंभ मतलब महरौली लौह स्तंभ भी प्राप्त हुआ था, जो वर्तमान में कहाँ? वर्तमान में ये कुतुब मीनार के समीप है। इसे चंद्र नामक किसी राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है इसमें, और जिसका समीकरण जो है तो ये गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से किया जाता है। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को शक विजेता कहा जाता है। और ये पश्चिम भारत के अंतिम शक राजा कौन? रुद्रसिंह तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने ये 5वीं सदी के प्रथम दशक में परास्त करके पश्चिमी भारत में जो है शक सत्ता का उन्मूलन किया था। और शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य की एक अन्य उपाधि है क्या? शकारी। उसने इस उपलक्ष्य में क्या किया था? ये इस उपलक्ष्य में उसने चांदी के सिक्के चलवाए थे। ये जो इसकी मतलब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है तो इसकी एक उपाधि जो है ये शकारी, ये बहुत पूछी जाती है तो इसको याद रखिए। उसने इस उपलक्ष्य में क्या किया? चांदी के सिक्के चलवाए। और चांदी के सिक्कों को गुप्त काल में क्या है? रूपक या रूपक कहा जाता था। ये चांदी के सिक्के थे तो इनको रूपक या रूपक कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फहियान आया था। ये मैचिंग में मतलब बहुत पूछा जाता है कि विदेशी यात्री जो भी जितने भी आए भारत में तो ये किसके साथ में आए थे मतलब, और इनके आने का समय काल क्या था ये मतलब, और किसके शासनकाल में आए थे। तो ये जो चीनी यात्री था चीन से आया हुआ था। और फहियान तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों की प्रसिद्धि जो है सर्वकालिक रही है। नवरत्नों में सर्वोत्कृष्ट महाकवि जो थे तो कालिदास थे।
और अगले क्रम पर कौन थे? तो अगले क्रम पर थे महान चिकित्सक धन्वंतरी थे। तीसरे जो है कौन थे? वो मतलब वैज्ञानिक थे, तो वो थे वाराहमिहिर। चौथे जो कोषगार थे तो वो थी अमर सिंह। पांचवें वास्तुकार शंकु तथा छठवें जो है रत्नफलित ज्योतिषी थी छपड़क। और इसी प्रकार सातवें विज्ञान व्याकरण वो वररुचि थे। और आठवें जादूगर कौन थे? वैताल भट्ट। तथा नवें रत्न जो थे तो वो घटक पर महान कूटनीतिज्ञ थे। यही सभी इनके नवरत्नों में शामिल थे। आगे बात करेंगे कुमार गुप्त प्रथम महेंद्रादित्य। कुमार गुप्त प्रथम या महेंद्रादित्य लगभग 415 से लेकर 455 ईस्वी तक चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी ध्रुव देवी से जो है उत्पन्न मतलब बड़ा पुत्र था। और इसके समय के गुप्तकालीन सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनकी संख्या लगभग कितनी है? 18 है। और विल्सड अभिलेख में कुमार गुप्त प्रथम तक जो है गुप्तों की वंशावली प्राप्त होती है। और बांग्लादेश के 3 स्थानों से कुमार गुप्तकालीन ताम्रपत्र भी जो है प्राप्त होते हैं। ये ताम्रपत्र कौन कौन से हैं? तो धनदेह ताम्रपत्र, दामोदरपुर ताम्रपत्र और बैग्राम जो है ताम्रपत्र ये प्राप्त होते हैं। कुमार गुप्त की स्वर्ण, रजत तथा ताम्र मुद्राएं भी जो है प्राप्त होती हैं। और मुद्राओं पर उसकी उपाधियां भी अंकित हैं। उपाधियां उसकी कौन कौन सी थी? महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र, महेंद्र सिंह, अश्वमेध, महेंद्र आदि ये सभी उस पर उत्कीर्ण मिलती हैं। आगे बात करेंगे अब यहाँ पर स्कंदगुप्त की। स्कंदगुप्त या क्रमादित्य जो कि लगभग कब से 455 से लेकर 467 ईस्वी के स्वर्ण सिक्कों के मुख भाग पर धनुष बाण लिए हुए राजा की आकृति तथा पृष्ठ भाग पर पद्मासन में विराजमान लक्ष्मी के साथ साथ जो है श्री स्कंदगुप्त उत्कीर्ण है। कुछ सिक्कों के ऊपर करुणध्वज तथा उसकी उपाधि जो है क्रमादित्य अंकित है। और भीतरी स्तंभ लेख में जो पुष्यमित्र और हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। और हूणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। हूणों ने जो मतलब अपना पहला भारत पर आक्रमण किया था, तो उस समय शासक कौन था? तो गुप्त वंश का शासक था गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त के हाथों से वो बुरी तरह मतलब परास्त हो गए थे। और ईसा की 3री सदी में जब हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य का पतन हो गया, तो ये भारतीय दक्षिण पूर्वी एशियाई व्यापार पर अधिक निर्भर हो गए। आगे बात करेंगे यहाँ पर तोरमाड़ भारत एक दूसरे हूण आक्रमण का नेता था। तोरमाड़ जो था तो ये भारत पर दूसरे हूण आक्रमण का नेता था। और मध्य भारत के एरन नामक स्थान से वाराह प्रतिमा पर खुदा हुआ उसका लेख मिला है, जिसे पता चलता है कि धन्य विष्णु उसके शासनकाल के प्रथम वर्ष में उसका सामंत था। और मिहिरकुल हूण शासक जो था ये तोरमाड़ का पुत्र था। ये तोरमाड़ का पुत्र था और उत्तराधिकारी था। मिहिरकुल अत्यंत क्रूर और अत्याचारी जो शासक था। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं ये चीनी यात्री था। चीनी यात्री आया हेनसांग। चीनी यात्री हेनसांग तथा मंदसौर लेख के साक्ष्य से ज्ञात होता है कि सर्वप्रथम गुप्त नरेश जो थे नरसिंह गुप्त बालादित्य ने लगभग 528 ईस्वी या कुछ मतलब स्रोतों के अनुसार जो है क्या पता चलता है कि ये 495 ईस्वी में मालो नरेश यशोधर्मन द्वारा क्या है मिहिर कुल को बुरी तरह यहाँ पर पराजित किया गया। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिपित एक जो है प्रमुख बंदरगाह था। ये मतलब बहुत पूछा जाता है। ये भी गुप्त काल में बंगाल में एक जो है ये लिप्ति क्या था? प्रमुख बंदरगाह था, जहाँ से उत्तर भारतीय व्यापार एवं साथ ही दक्षिण पूर्वी एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। और पश्चिमी भारत का ये उत्तर भारत का था। ये याद रखिए, ये मतलब ये जो था ताम्रलिप्ति था तो ये उत्तर भारत का था। और पश्चिमी भारत का जो बंदरगाह था तो वो क्या था? भृगुकच्छ या भड़ैच, जहाँ से पश्चिमी देशों के साथ जो है व्यापार होता था, मतलब समुद्री व्यापार होता था। आगे बात करेंगे प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था में श्रेणियों का विशेष महत्व था। ये संगठन व्यापारियों के द्वारा उनके व्यापार के समुचित संचालन के लिए स्थापित किए जाते थे। और श्रेणियों का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था तथा श्रेणियों के द्वारा ही सदस्यों के वेतन, काम करने के नियमों, मानकों एवं कीमतों का निर्धारण किया जाता था। और प्रत्येक श्रेणी जो होती थी तो उसका अपना एक प्रमुख होता था। और राजा का श्रेणियों के संचालन में जो है ये राजा होते थे तो इनके श्रेणियों में संचालन में इनका कोई जो है यहाँ पर इनका कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। श्रेणियां अपने नियम स्वयं बनाती थीं। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिलनाडु जो है वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिलनाडु जो थे तो ये वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे। और वस्त्रोद्योग जो था तो ये गुप्त काल का एक प्रमुख उद्योग भी था।
गुप्त काल में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख केंद्र थे कौन? ताम्रलिप्ति, भृगुकच्छ, अरिकामेडु, कावेरीपट्टनम, मुजरिस, प्रतिष्ठानपुर, सोपारा, बारबेरिकम। आगे बात करेंगे आयुर्वेद तथा चिकित्सा के क्षेत्र में प्राचीन भारत की जो है तो ये चरम पंडित चरक और सुश्रुत में मिलती है। धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नौ रत्नों में से एक थे। आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। भास्कराचार्य जो थे तो ये प्रख्यात खगोलज्ञ एवं गणितज्ञ थे। उन्होंने सिद्धांत शिरोमणि की रचना की थी जिसका भाग जो है लीलावती है। ये भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि की रचना की थी जिसका एक भाग जो है क्या है? लीलावती है। आगे बात करेंगे यहाँ पर पांचवी जो है सदी ईस्वी तक, मतलब 5वीं सदी ईस्वी तक ये क्या था? भारत में त्रिकोणामिति में ज्या मतलब साइन या कोज्या या उत्क्रम ज्या के सिद्धांत ज्ञात हो चुके थे और सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टीय में इनका उल्लेख मिलता है। 7वीं सदी जो है ईस्वी में क्या है? ब्रह्मगुप्त द्वारा चक्रीय चतुर्भुज के सिद्धांत का वर्णन मिलता है। और समुद्रगुप्त की 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं हमें जो है प्राप्त होती हैं। ये हैं कौन कौन सी? गरुण, धनुर्धारी, परशु, अश्वमेध, व्याघ्रहन तथा वीणावादन प्रकार की। गुप्त काल में जो स्वर्ण मुद्रा होती थी उसको दीनार कहा जाता था। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहा जाता था। चीनी यात्री फहियान के अनुसार लोग दैनिक जो है क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। और गुप्त काल के शासक के जो है ये गुप्त शासकों के सिक्के जो होते थे तो सिक्के उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा में पाए गए थे। सिक्कों का सबसे प्रसिद्ध प्राप्ति जो है कौन स्थल था? राजस्थान का भरतपुर मतलब बयाना था। इनके द्वारा ये जारी किए गए चांदी के सिक्के जो थे तो ये रूपक कहलाते थे। और गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा जो है ये सिक्के सर्वप्रथम जारी किए गए थे। कौन? जिनको कहा जाता था रूपक या रूप्यक। आगे बात करेंगे सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य ईरान से प्राप्त होता है। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है और इसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख मिलता है। आगे बात करेंगे गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण थे कौन? हूण आक्रमण, प्रशासन का सामंतीय जो है ढांचा आदि। गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए और संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्धि अवस्था में थे उनमें से अधिकांश को गुप्त काल में या तो त्याग दिया गया था या वहां के आवासन मतलब पर्याप्त विघटन हुआ था आवासन में वहां के। आगे बात करेंगे पाटलिपुत्र जैसा प्रमुख नगर हेनसांग के आगमन तक गांव बन गया था और मथुरा जैसा प्रमुख नगर एवं कुम्भरहार, सोनपुर, चौगारा और उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र इस काल में जो है हास्य के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। आगे यहाँ पर देखते हैं गुप्त काल में कला एवं साहित्य में हुई प्रगति के आधार पर इस काल को जो प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता था। इसमें मतलब साहित्य की बहुत प्रगति हुई थी, कला एवं साहित्य की, इसलिए जो है इसको गुप्त काल को क्या है? प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। और अजंता की 3 गुफाएं 16वीं, 17वीं और 19वीं जो है तो ये गुप्तकालीन ही मानी जाती हैं। इनमें से 16वीं 17वीं गुफाएं बिहार तथा 19वीं गुफा जो है चैत्य है। बाकी आगे देखते हैं गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम दान में दिए थे। गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे उन्हें अपनी उपज का एक भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था। आगे बात करेंगे, आगे देखते हैं जो सामान्यतः कितना षष्ठांश मतलब छठा भाग होता था। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को क्या है? उद्रंग कहा जाता था। भूमि कर जो होता था इसको उद्रंग कहा जाता था अथवा भाग कर कहा जाता था। प्राय सभी धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर जो है उपज का 6वां भाग ही थी। और प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या वितक भागम अथवा उतक भाग कहा जाता था जो सिंचाई कर होता था। हिरण्य मौर्य काल में लिया जाने वाला नगद कर था और गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में रेशम के लिए कौशीय शब्द का प्रयोग होता था। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल जो था तो इसमें रेशम के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता था जिसे कौशेय कहते थे। 3री शताब्दी में वारंगल लोहे के यंत्रों और उपकरणों हेतु प्रसिद्ध था। 3री शताब्दी में जो है तो वारंगल जो था ये लोहे के यंत्रों और उपकरणों के लिए प्रसिद्ध था। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र प्राकृत भाषा में बोलते थे जबकि उच्च वर्ण के लोग जो थे तो ये संस्कृत बोलते थे। शूद्रक कृत जो है मृच्छकटिकम, शूद्रक की रचना है क्या? मृच्छकटिकम नामक रचना से गुप्तकालीन शासन व्यवस्था एवं नगर जीवन के विषय में जो है रोचक जानकारी मिलती है। और इस ग्रंथ में जो है तो चारुदत्त नामक ब्राह्मण, सार्थवाह एवं एक गणिका की पुत्री वसंत सेना की प्रेम कथा का जो है इसमें वर्णन किया गया है। आगे बात करेंगे गुप्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था जो थी तो वो राजतंत्रात्मक थी और मौर्य शासकों के विपरीत गुप्तवंशी शासक अपनी दैवीय उत्पत्ति में विश्वास करते थे। गुप्त शासकों ने भूमि दान की परंपरा को विस्तारित किया था
और गुप्त प्रशासन का स्वरूप केंद्रीकृत न होकर कैसा था, ये केंद्रीकृत न होकर संघात्मक था। गुप्त राजा अनेक छोटे राजाओं का राजा होता था। सामंत तथा प्रांतीय शासक अपने अपने क्षेत्रों में नितांत स्वतंत्रता का अनुभव करते थे। और जो ये बात कर लेती हैं अब यहाँ पर, ये शतरंज का खेल। शतरंज का खेल जो कि मतलब आज भी खेला जाता है, वर्तमान में भी। तो ये शतरंज का खेल भारत में गुप्त काल के दौरान उद्भूत हुआ था, जहाँ इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। भारत यह ईरान एवं तत्पश्चात कहाँ, यूरोप में पहुंचा था। आगे देखते हैं यहाँ पर, ये प्रवरसेन प्रथम जो थे, तो ये 275 से 335 ईस्वी तक वाकाटक वंश का एकमात्र शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। वाकाटक शासक जो था प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था। इसके साथ ही उसने अपने अनेक वैदिक यज्ञ भी किए। इसी वंश के शासक प्रवरसेन द्वितीय की रुचि साहित्य में थी, तो उसने श्वेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसने प्रवरसेन द्वितीय ने श्वेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना की। महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया। सांख्य पुनर्जन्म अथवा आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार करता है। यहाँ पर बस मतलब याद इतना ही रखना है कि महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया। बाकी यहाँ पर ये जो थे, महर्षि पतंजलि को योग दर्शन का प्रतिष्ठापक आचार्य माना जाता है। और जो सप्तऋषि, ये सर्वप्रथम महर्षि पतंजलि ने ही सुसंबद्ध दार्शनिक सिद्धांत के रूप में योग का विवेचन किया था, इसलिए इन्हें जो है पतंजलि दर्शन भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, नव्य न्याय संप्रदाय का प्रवर्तन मिथिला के आचार्य गंगेश उपाध्याय की युग प्रवर्तक कृति जो है तत्व चिंतामणि से हुआ है। इसके संवर्धन के लिए बंगाल के नवद्वीप के न्यायिक वासुदेव सार्वभौम और दिधिति कार रघुनाथ शिरोमणि तथा मथुरानाथ जगदीश एवं गदाधर भट्टाचार्य जो है सुप्रसिद्ध है। भारतीय दर्शन में चार्वाक दर्शन जड़वादी या भौतिकवादी विचारधारा का पोषक है। बाकी आगे देखते हैं यहाँ पर, आगे यहाँ पर जो ये न्याय दर्शन का प्रवर्तक कौन था? न्याय दर्शन का प्रवर्तन किया था गौतम ने, जिन्हें अक्षपाद भी कहा जाता है। और न्याय का शाब्दिक अर्थ जो है तर्क या निर्णय होता है। न्याय दर्शन में जो है, तो न्याय दर्शन में 16 पदार्थों या तत्वों का अस्तित्व स्वीकार किया गया है। न्याय दर्शन का मूल ग्रंथ जो है तो गौतम कृत न्याय सूत्र है। ये गौतम के द्वारा मतलब रचित न्याय सूत्र है। आगे बात करेंगे यहाँ पर, कर्म सिद्धांत मीमांसा दर्शन से संबंधित है। इससे पूर्व मीमांसा कर्म मीमांसा या धर्म मीमांसा भी कहते हैं। जैमिनी ने पूर्व मीमांसा का प्रतिपादन किया था। मीमांसा के प्रखर या उद्भट आचार्य कुमारिल भट्ट को, जिनकी गणना भारतीय दर्शन के मूर्धन्य आचार्यों में की जाती है, जिन्होंने अपने प्रमुख तर्कों से बौद्ध धर्म तथा दर्शन का खंडन करके वैदिक धर्म तथा दर्शन की पुनः प्रतिष्ठा की थी। पूर्व मीमांसा और वेदांत के बीच की श्रृंखला माना जाता है इसको। मीमांसा जो है दर्शन वेद को शाश्वत सत्य मानता है। बाकी पूर्व मीमांसा दर्शन में वेद के कर्मकांड भाग का विचार किया गया और उत्तर मीमांसा में वेद के ज्ञान कांड पर जो है विचार किया गया है। मीमांसा और वेदांत जो है तो न्याय और वैशेषिक तथा सांख्य और योग जो भारतीय ये दर्शन के भाग हैं। वेदों को मान्यता देने के कारण ही सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और वेदांत मतलब उत्तर मीमांसा या षड्दर्शन आस्तिक दर्शन कहे जाते हैं। इनके प्रणेता कौन है? तो ये कपिल, पतंजलि, गौतम क्रमशः मतलब है। जिस प्रकार से यहाँ पर ये क्रम दिया हुआ है, यहाँ पर भी उसी प्रकार ये क्रम दिया हुआ है। तो सांख्य के कौन है? कपिल, योग के पतंजलि, गौतम, कणाद, जैमिनी, वाद तथा वाद नारायण थे। आगे बात करेंगे यहाँ पर, वेदांत दर्शन को भारतीय विचारधारा की पराकाष्ठा माना जाता है। वेदांत का शाब्दिक अर्थ होता है वेद का अंत या वैदिक विचारधारा की पराकाष्ठा। वेदांत दर्शन के 3 आधार हैं, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता। इन्हें जो है वेदांत दर्शन की क्या है, प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। बाकी यहाँ पर जो ये जैसे मतलब कई ये प्रवर्तक थे, जैसे शंकराचार्य का अद्वैतवाद है, रामानुज का विशिष्टाद्वैतवाद है और माधवाचार्य का जो है दैत्यवाद है। तो ये बहुत पूछे जाते हैं। शंकराचार्य का अद्वैतवाद, रामानुज का विशिष्टाद्वैतवाद और माधवाचार्य का जो है तो ये दैत्यवाद याद रखिए। आगे यहाँ पर पुराणों के अनुसार चंद्रवंश या सोमवंश क्षत्रिय वर्ण के 3 मूल वंशों, जिसमें मतलब अन्य 2 सूर्यवंश एवं अग्निवंश से में से एक था। और चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान जो है तो त्रेता युग में प्रयाग था। परंतु ये क्या मतलब ऐसा ना माना जाता होगा कि प्रलय के पश्चात द्वापर युग में चंद्रवंशीय सवारण ने क्या है प्रतिष्ठानपुर वर्तमान जो कि झूसी प्रयागराज में राजधानी की स्थापना की थी।
आगे यहाँ पर देखती हैं, अग्निकुल के राजपूतों का सर्वाधिक प्रसिद्ध था प्रतिहार वंश। गुर्जरों की शाखा से संबंधित होने के कारण इतिहास में इसे गुर्जर प्रतिहार वंश के नाम से जाना जाता है। और गुर्जर जाति का प्रथम उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय की इहोल लेख में मिलता है। गुर्जर जाति का जो है प्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो पुलकेशिन द्वितीय की इहोल लेख में मिलता है। और बाणभट्ट के हर्षचरित में भी गुर्जरों का उल्लेख मिलता है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था, वो था नागभट्ट प्रथम। समय रहा था कब तक से कब तक, तो 730 से लेकर 756 ईस्वी तक। ग्वालियर अभिलेख से पता चलता है कि उसने मलेच्छ शासक की विशाल सेना को नष्ट कर दिया था, जो संभवतः क्या था, सिंध अरब का शासक था। इस प्रकार नागभट्ट ने अरबों के आक्रमण से पश्चिम भारत की रक्षा की थी। अब यहाँ पर बात करेंगे राष्ट्रकूट वंश की। राष्ट्रकूट वंश जो थी, इसकी स्थापना 736 ईस्वी में दंतिदुर्ग ने की थी। उसने मान्य खेट को अपनी राजधानी बनाई थी। दंतिदुर्ग के संबंध में कहा जाता है कि उसने उज्जैनी में हिरण्यक गर्भ या महादान मतलब यज्ञ करवाया था। और राष्ट्रकूट राजा जो अमोघ वर्ष था, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष का जन्म जो है, अमोघ वर्ष का जन्म कब, 800 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे श्री भावन नामक स्थान पर सैनिक छावनी में हुआ था। इस समय इनके पिता जो थे तो राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय उत्तर भारत के सफल अभियानों के बाद वापस लौट रहे थे। आगे बात करेंगे, यहाँ पर मौखरी गुप्तों के सामंत थे। मौखरी जो थे तो गुप्तों के सामंत थे, जो मूलतः कहाँ के, गया के निवासी थी। मौखरी वंश के शासकों ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई थी। और इस वंश के प्रमुख शासक थे कौन, हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा, शर्वर वर्मा एवं ग्रह वर्मा जो थे, ये शासक थे। आगे यहाँ पर बात करेंगे हर्ष के समय की विस्तृत सूचना, जो इसके दरबारी कवि बाणभट्ट की एक रचना है हर्षचरित से प्राप्त होती है। ये बाणभट्ट की रचना है हर्षचरित। इससे जुड़ी कुछ सूचनाएं जो है तो कल्हड़ की एक रचना है राजतरंगिणी में भी मिलती है। और चीनी स्रोतों से कुछ स्रोतों से पता चलता है कि हर्ष एवं राज्यश्री दोनों जो है साथ साथ कन्नौज के सिंहासन पर बैठते थे। कौन, हर्ष एवं राज्यश्री। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी, ताकि वह राज्यश्री को प्रशासनिक कार्यों में पूरी जो है सहायता प्रदान कर सके। और यहाँ पर हर्ष ने जो है कन्नौज में विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों के आचार्य की एक विशाल सभा बुलवाई थी। चीनी साक्ष्यों के अनुसार इस सभा में 20 देशों के राजा अपने देशों के प्रसिद्ध ब्राह्मणों, श्रमणों, सैनिकों, राजपुरुषों आदि के साथ इसमें उपस्थित हुए थे। और इसकी अध्यक्षता की थी किसने, हेनसांग ने। साथ ही हर्ष के समय प्रति 5वें वर्ष वह प्रयाग के संगम क्षेत्र में एक समारोह का आयोजन करता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। जो ये संगम का क्षेत्र में आयोजन करता था प्रति 5वें वर्ष प्रयाग में, तो इसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। हेनसांग स्वयं जो है छठे समारोह में उपस्थित था। इसमें 18 देशों के जो थे राजा सम्मिलित थे इसमें। और हर्ष की विजयों के फलस्वरूप उसके राज्य की पश्चिमी सीमा नर्मदा नदी तक पहुंच गई थी। इधर पुलकेशिन द्वितीय भी उत्तर की ओर राज्य का विस्तार करना चाहता था। और ऐसी स्थिति में क्या हुआ, दोनों के बीच जो है युद्ध असंभावी हो गया। फलतः जो क्या हुआ, फिर नर्मदा नदी के तट पर दोनों के बीच युद्ध हो गया, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित कर दिया। और पुलकेशिन द्वितीय की इहोल प्रशस्ति एवं हेनसांग का विवरण इस युद्ध के साक्ष्य हैं। आगे बात करेंगे यहाँ पर हर्षवर्धन के समय की सर्वप्रथम घटना जो थी तो चीनी यात्री हेनसांग के भारत आगमन की है। चीनी यात्री आया था हर्षवर्धन के समय, चीनी यात्री था हेनसांग और हर्षवर्धन के समय में आया था। तो उसने जो है तांग शासक की राजधानी चंगन चीन से भारतवर्ष के लिए जो है 629 ईस्वी में प्रस्थान किया था। और अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा जिसे सी यू की कहा जाता है। इसने भीनमाल की यात्रा की थी और इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता था। हेनसांग के अनुसार सड़कों पर क्या था, तो आवागमन पूर्णतः सुरक्षित नहीं था। अपराध तथा निर्दोष सिद्ध करने के लिए अग्नि, जल, विष आदि द्वारा दिव्य परीक्षाएं ली जाती थी। और उसके अनुसार जो व्यापारिक मार्गों, घाटों, बिक्री की वस्तुओं आदि पर भी कर लगती थी, जिससे राज्य को पर्याप्त धन प्राप्त होता था। हेनसांग के तांग वंशी शासक ताई सुंग का यह समकालीन था और ये जो क्या था, इसी राज्य का नागरिक था। आगे बात करती हैं तो 637 ईस्वी में हेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया। और इस समय यहाँ के कुलपति थे आचार्य शीलभद्र। हेनसांग के अनुसार मथुरा उस समय सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, जबकि वाराणसी जो रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध थी। हेनसांग बताता है कि थानेश्वर की समृद्धि का प्रधान कारण जो है वहाँ का व्यापार था। देखते हैं यहाँ पर आगे बात करेंगे तो ये बाण ने थानेश्वर नगरी को अतिथियों के लिए
चिंतामणि भूमि तथा व्यापारियों के लिए लाल भूमि बताया था। हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज जो था तो विभिन्न शक्तियों के आकर्षण का केंद्र बन गया। इसे महोदया, महोदय श्री आदि नामों से जो है जाना जाता था। अंततः क्या था, इस पर अधिकार करने के लिए 8वीं सदी की 3 बड़ी शक्तियां जिसमें पाल, गुर्जर प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट के बीच जो है त्रिकोणीय संघर्ष हो गया, और जो 8वीं 9वीं शताब्दी के उत्तर भारत के इतिहास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहा। और इस संघर्ष में अंततः क्या हुआ, गुर्जर प्रतिहारों को सफलता मिली। उसके बाद फिर ये चीनी यात्री आता है, चीनी यात्री इत्सिंग 671 से 695 ईस्वी में, जब वह युवक था, अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से पाश्चात्य विश्व का भ्रमण करने का निश्चय लिया। वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया और सुमात्रा होते हुए चीन वापस चला गया। यहाँ पर प्राचीन काल के चीनी लेखकों ने भारत का उल्लेख इन तू या थियान तू के नाम से किया है। नालंदा विश्वविद्यालय जो था तो ये बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा 1193 ईस्वी में नष्ट कर दिया गया था। यह भारत में बौद्धिक मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। किसको? नालंदा विश्वविद्यालय को। विक्रमशिला के प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल वंशीय शासक किसने? धर्मपाल के द्वारा करवाई गई थी। आगे यहाँ पर देखती हैं, शंकराचार्य को शंकर, श्री शंकराचार्य आदि नामों से जाना जाता था और 8वीं शताब्दी में इनका जन्म केरल के एक छोटे से गांव कलाड़ी में हुआ था। उनके दर्शन को अद्वैत वेदांत के नाम से जाना जाता है। और शंकराचार्य द्वारा जो स्थापित 4 मठ हैं वर्तमान में भी हिंदू धर्म के ये पथ प्रदर्शक माने जाते हैं। तो पहला है श्रृंगेरी कर्नाटक में, मतलब दक्षिण में है। द्वारका गुजरात जो कि ये पश्चिम में है। तीसरा है पुरी उड़ीसा में पूर्व में। चौथा है कहाँ पर? उत्तर में, जो कि जोशीमठ उत्तराखंड ज्योतिर्मठ भी कहते हैं। 4 धाम में बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी तथा रामेश्वर आते हैं, जबकि छोटा 4 धाम में उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ तथा ये बद्रीनाथ आते हैं। तो ये इनके जो ये मठ हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लिए जाते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, क्योंकि इसके जो है क्वेश्चंस 2 पार्ट में देखने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस जो है बहुत ही ज़्यादा है इसमें। पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश ने डैश अवधि में शासन किया था? तो ये 319 से लेकर 500 ईस्वी तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेधों का संपादन किया था? ये किया था किसने? प्रवरसेन प्रथम ने। नेक्स्ट, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। प्राचीन भारत का नेपोलियन कहलाता है कौन? समुद्रगुप्त। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कुछ जो है किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो यह था चंद्रगुप्त द्वितीय का। देखते हैं नेक्स्ट, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला था कौन? समुद्रगुप्त। देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर है, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था, तो वो कौन था? समुद्रगुप्त। नेक्स्ट, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में किस एक से संबंध था? जो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख था तो किससे संबंधित था? वो संबंधित था किससे? अशोक से और समुद्रगुप्त से संबंधित था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो ये प्रदान करता है समुद्रगुप्त के बारे में। नेक्स्ट है, प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है? ये देता है समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान के बारे में जानकारी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? तो कौशल जो था, कौशल के शासक का नाम क्या था? महेंद्र था। देखेंगे नेक्स्ट, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो ये लेख मिलता है किसका? लेख मिलता है जहांगीर का। देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है, पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि थी। ये पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि थी, ये किसकी थी? ये समुद्रगुप्त की उपाधि थी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित कथन पढ़िए। देख लेते हैं कितने स्टेटमेंट दिए हैं यहाँ पर। 3 स्टेटमेंट दिए हैं। तो देखते हैं पहला स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है, हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। बिल्कुल सही है, जो हरिसेन था तो ये समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था और उसने देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना की थी। ये देवी चंद्रगुप्तम की रचना जो है तो ये किसने की थी? हरिसेन ने नहीं की थी।
देवी चंद्रगुप्तम की। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट है वह प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता था। ये है कि उसने यहाँ प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देवी चंद्रगुप्तम एक मतलब नाटक है, इसकी रचना की थी किसने? विशाख दत्त ने। नेक्स्ट है, एक तरफ दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश दिए हुए, एक तरफ उनके राज्य दिए हैं। देखते हैं कौन सा राज्य किस शासक का था। धनंजय का राज्य था कुशलपुर, नीलराज का था औमुक्त, उग्रसेन का था पालक का, विष्णुगुप्त का क्या था? कांची। देखते हैं नेक्स्ट है, दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्धि लौह स्तंभ किसकी स्मृति में? तो ये स्मृति में है किसकी? चंद्र की स्मृति में। कहाँ पर? महरौली में है। नेक्स्ट है, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? तो ये काम करने वाला कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। देखते हैं नेक्स्ट जो है, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? तो हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित होने वाला राजवंश था वो था गुप्त राजवंश। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था। तो हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था स्कंदगुप्त के शासनकाल में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कुछ गुप्त शासकों ने हूणों पर विजय प्राप्त की थी? ये की थी किसने? स्कंदगुप्त ने। नेक्स्ट, गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था, तो ये किया था किसने? स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। नेक्स्ट, इनमें से किस गुप्त शासकों ने हूणों को पराजित किया था? तो ये स्कंदगुप्त ने। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? तो ये ज्ञात होता है कहाँ से? भीतरी स्तंभ लेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। देखेंगे नेक्स्ट है, गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कारण नहीं था? तो जो इनका कारण था, तो हूण आक्रमण था, प्रशासन का सामंतीय ढांचा, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, बाकी ये अरब आक्रमण अभी यहाँ पर नहीं हुआ था, अरब आक्रमण जो है आगे होगा। शक विजेता किसे जाना जाता था? शक विजेता कहते थे चंद्रगुप्त द्वितीय को। नेक्स्ट है, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था, तो वो था कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट है, यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, देख लेते हैं 2 दिए हैं या 3 दिए हैं? 2 ही स्टेटमेंट दिए हैं। तो पहला स्टेटमेंट है, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बताना है, मतलब कौन सा सही है। पहला है, शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं थी। बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट, इन मुद्राओं की तौल लगभग जो है कितने? 33 ग्रेन हुआ करती थी। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री, ये प्रसिद्ध चीनी यात्री फहियान किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो यात्रा की थी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित है कौन सा? कुमारगुप्त प्रथम मंदसौर अभिलेख, पतिक का है तक्षशिला अभिलेख, बाकी प्रभावती गुप्ता का यह उदयगिरि गुहा अभिलेख नहीं है, बाकी समुद्रगुप्त का एरण अभिलेख है। इनका है कौन सा? इनका है प्रभावती गुप्ता का उदयगिरि से, मतलब कोई यहाँ पर अभिलेख नहीं प्राप्त होता है इनका। देखते हैं नेक्स्ट, जो पतिक से ये तक्षशिला अभिलेख। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कौन? दसपुर अभिलेख को। देखेंगे नेक्स्ट है, मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है? ये प्रस्तुत करता है कुमारगुप्त प्रथम की उपलब्धियों का विवरण। नेक्स्ट है, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित किस शिलालेख से मिलती है? तो ये मिलती है दसपुर शिलालेख से। नेक्स्ट देखेंगे, एक तरफ शासक दिए हुए, एक तरफ जो है रानियां दी हुई है, बताना है कौन सी रानी जो है किस शासक की थी। तो देख लेते हैं सबको हम यहाँ पर एक बार। चंद्रगुप्त की कुमार देवी, समुद्रगुप्त की दत्ता देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय की कुबेर नागा थी, और कुमारगुप्त प्रथम की रानी थी अनंत देवी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा की 3री शताब्दी से जबकि हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया था, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए थे। ये निर्भर हुए थे दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर। नेक्स्ट है,
गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? तो ये संचालित होता था, बात हो रही उत्तर भारतीय व्यापार की, तो ताम्रलिपि से। यदि पश्चिम ये उत्तर की बात हो रही है तो ये ताम्रलिपि से। ताम्रलिपि से। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए ये उपयोग तो दोनों किए जाते थे, ताम्रलिपि और भड़ैच, ये दोनों उपयोग किए जाते थे। देखते हैं नेक्स्ट। लेकिन एक जो है क्या, ये पश्चिमी के लिए किया जाता था, ये एक मतलब उत्तर के लिए किया जाता था ताम्रलिपि, और ये जो है पश्चिमी के लिए किया जाता था भड़ैच। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा यहाँ पर। नेक्स्ट है, भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया को अपने साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की खाड़ी की इस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्याख्या हो सकती है? तो इसकी व्याख्या है यहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था। मतलब यह है कि यहाँ पर कि जब वो मानसूनी हवाएं चलती थी तो उनसे मतलब जहाज़ों वगैरह पर जो भी मतलब सामान वगैरह लाद कर ले जाते होंगे तो उनको मतलब जाने में आसानी होती होगी। तो इसीलिए यहाँ पर यह है कि मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था। अक्सर मतलब देखा होगा कि जब भी मतलब जिस दिशा में हवा जा रही होती है उस दिशा में चलो तो मतलब क्या है होता है कि हम जहाँ कहीं भी मतलब जल्दी चलते हैं, और अगर हवा के विपरीत हमें चलना होता है तो इसका रीजन खैर कुछ अलग है, उसको हम साइंस में पढ़ेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला स्टेटमेंट जो है यहाँ पर देख लेते हैं कितने यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हैं, 3। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट ही था। तो श्रेणी ही वेतन काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट में श्रेणी अपने सदस्यों पर का न्यायिक अधिकार होता था, श्रेणी का जो है अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। नेक्स्ट है, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? ये संबंधित थे किससे? वस्त्र उत्पादन से। नेक्स्ट है, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। तो इसकी विषय वस्तु जो है तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में दरबार की दुरभिसंधियों के बारे में यहाँ पर बात की गई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्थवाह भी कहा जाता था? तो ये सार्थवाह कहा जाता था किसको? वैश्यों को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? आयुर्विज्ञान की बात की जा रही है तो यहाँ पर जो है चिकित्सा सुश्रुत को शल्य क्रिया के लिए जाना जाता है, और शूद्रक जो है यहाँ पर सुश्रुत को जो है तो ये गुप्त काल के समकालीन मानना मतलब औचित्यपूर्ण नहीं है। यहाँ पर जो मतलब क्वेश्चन के हिसाब से आंसर दिए हैं तो यहाँ पर ये मतलब ऑप्शन सही नहीं दिए हैं। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? यहाँ पर भी जो है इसका मतलब ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है तो उन्होंने इसका आंसर जो है सुश्रुत को माना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? संबंध नहीं है किसका? भास्कराचार्य का। बाकी धन्वंतरी, चरक और सुश्रुत तीनों का है। नेक्स्ट है, लीलावती के लेखक थे, तो लीलावती के लेखक हैं भास्कराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर है, प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो पहला स्टेटमेंट है, प्रथम शती जो है ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था, करेक्ट है। दूसरा है, तीसरी शती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण नहीं किया जाता था उस समय। तीसरा स्टेटमेंट है, 5वीं शती ईस्वी में जो है कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था, बिल्कुल सही है। चौथा स्टेटमेंट है, 7वीं शती ईस्वी में क्या था? चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात होता था यहाँ पर। तो ये दूसरा स्टेटमेंट छोड़कर और सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारतीय यात्रा में फहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया, यह स्थित था। यह स्थित है कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? तो फलित ज्योतिष से संबंध था किसका? छपणक का। नेक्स्ट, कालिदास किसके शासनकाल में थे? कालिदास शासनकाल में थे चंद्रगुप्त द्वितीय की। नेक्स्ट है, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? ये बात की थी किसने? आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट है, अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा थी? तो गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा थी दीनार। दीनार गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा थी। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था क्या? दीनार कहा जाता था। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को कहा जाता था रूपक या रूप्यक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कुछ गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? ये जारी किए थे किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे। स्त्री और शूद्र जो थे तो वो प्राकृत भाषा बोलते थे, बाकी उच्च वर्ण वाले लोग क्या है? संस्कृत बोलते थे। नेक्स्ट है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त होता है। ये प्राप्त होता है कहाँ से? एरण अभिलेख से। नेक्स्ट है, गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? ये की थी किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना की थी। कब? 319 ईस्वी में। इसकी प्रारंभ की तिथि मानी जाती है। एक तरफ सम्राट दिए हुए, एक तरफ जो है विरुद्ध दिए हुए हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, अशोक जो है तो ये प्रियदर्शी या मतलब प्रियदर्शिन या प्रियदर्शी, और ये उपाधियां थी इनकी। समुद्रगुप्त द्वितीय पराक्रमांक, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त की उपाधि थी क्रमादित्य। नेक्स्ट है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? ये विशेषता थी गुप्त काल की, नगरों का क्रमिक पतन। नेक्स्ट है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम जो है अनुदान में दिए थे? तो ये दिए थे किसने? गुप्त वंश ने। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्णयुग कहलाया? तो ये गुप्त काल को स्वर्णयुग कहा जाता था। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की जो है पुरुषों से बराबरी की जाती थी? तो पुरुषों से बराबरी की जाती थी किसमें? देख लेते हैं यहाँ पर, ऋग्वैदिक काल को छोड़कर प्राचीन भारतीय इतिहास में स्त्रियों की स्थिति कभी अच्छी नहीं थी। तो ये हो सकता है यहाँ पर ऋग्वैदिक काल ही आंसर हो सकता था, बाकी ऋग्वैदिक काल यहाँ पर दिया भी नहीं है। नेक्स्ट है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो ये कितनी थी? उपज का 6वां भाग। नेक्स्ट है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? तो 1/6वां भाग था। नेक्स्ट है, हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? तो उपज का 6वां भाग था। नेक्स्ट है, किस प्रकार की भूमि को अप्रहर्त कहा जाता था? ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है ये, तो याद रखिए, बिना जोती हुई जंगली भूमि को क्या कहा जाता था? अप्रहत कहा जाता था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाब, द्रोणवाब शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं? ये निर्दिष्ट करते हैं किसको? भूमाप को। कुल्यवाब या द्रोणवाब, याद रखिए सब इन शब्दों को। नेक्स्ट है, गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? तो ये जो है केवल ब्राह्मणों को प्रदान की जाती थी, इनसे मतलब कोई भी टैक्स नहीं वसूला जाता था। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे, इसको कहते थे विदक भागम या उदक भाग भी कहलाता था। नेक्स्ट है, 3री शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। तो वारंगल जो है ये प्रसिद्ध था किसके लिए? लोहे की यंत्रों और उपकरणों के लिए। तो इसमें इस चैप्टर में जो है क्वेश्चनों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो इसमें हम जो है 70 क्वेश्चन तक ही देखेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन से जो इसके हम पार्ट 2 में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए, एंड जो भी आपके सजेशन है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसकी PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, वहाँ पर जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर जो वीडियो के साथ में इसकी PDF आपको मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।